हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। स्वागत है आपका जेएसएससी एजुकेशन पर। हम लोग जेपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 के सेक्शन एच के पूरे टॉपिक को क्रमवार तरीके से कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से स्टार्ट किया है और आज इस टॉपिक का लास्ट क्लास रहेगा। आज हम लोग जैव विविधता संरक्षण, कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि पूरा देश जो है काफ़ी कठिन समय से गुजर रहा है और ऐसे वक्त में आप अपना पूरा ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपने पूरे फैमिली का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आप देख ही पा रहे होंगे कि पूरा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ओवरलोडेड हो चुका है। तो ऐसे में जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो भी इसके प्रोटोकॉल हैं, उसको आप पूरा पालना करें। आप जहाँ भी जाएं मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, क्योंकि आप जितना सतर्क रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम लोग जैव विविधता संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। हमने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देख लिया था, क्लाइमेट चेंज देख लिया था और बायोडाइवर्सिटी का हम लोग ऑलरेडी 2 क्लास कवर कर चुके हैं। आज इसका लास्ट क्लास है और इस पूरे टॉपिक का भी ये लास्ट क्लास रहेगा। तो टोटल 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज इसका पार्ट 6 है। जिन लोगों ने पुराने वीडियो को नहीं देखा है, आप उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि जब पूरा टॉपिक आपका देखा हुआ रहेगा उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फिर एक क्रमवार तरीके से जो भी चीज़ मैंने बताया है वो आपको समझ में आएगा और आपको फिर वीडियो को देखने में भी मज़ा आएगा। अगर आप पुराने चीज़ों को देखे नहीं रहेंगे और अचानक से इस क्लास को देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी आपको परेशानी हो समझने में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पुराने वीडियो को पहले देखें और फिर इसको देखें, तो आपको पूरा एक कंप्लीट जो है नॉलेज इस टॉपिक का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक कोट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि नॉलेज शेयरिंग इक्वल टू नॉलेज स्क्वायर। इसका अर्थ है कि आपके पास जो भी ज्ञान है, आपके पास जो भी नॉलेज है, उसको आप जितना शेयर करेंगे वो उतना बढ़ेगा, उतना मल्टीप्लाई होते जाएगा। सिंपल सा अर्थ ये है कि आप जो भी चीज़ जानते हैं और वो आप किसी से शेयर करते हैं तो आपके मन में हमेशा ये एक आशंका बना रहता है कि अगर मैं जिससे ये शेयर कर रहा हूँ, अगर वो कोई काउंटर क्वेश्चन पूछता है तो क्या उसका जवाब मेरे पास है। तो ऐसे में आप उस टॉपिक का इन डेप्थ स्टडी करते हैं और आपका जो नॉलेज है उसकी गहराई वहाँ पर बढ़ती जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो नॉलेज है वो और भी निखर के आता है। तो इसीलिए अपने नॉलेज को दूसरे से हमेशा शेयर करना चाहिए। इससे आपका ज्ञान का लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा और चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी। इसलिए कहा जाता है कि नॉलेज इंक्रीजेज बाय शेयरिंग बट नॉट बाय सेविंग, कि ज्ञान को अगर आप कहीं पर बचा के सेव करके रखते हैं उससे वो नहीं बढ़ेगा, जितना उसे आप शेयर करेंगे उससे वो बढ़ेगा। तो इसलिए आप नॉलेज को शेयर करें, दूसरे से डिस्कस करें, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप जितना डिस्कशन एक दूसरे से करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो नॉलेज को शेयर करने के साथ साथ आप इस वीडियो को भी शेयर करें, क्योंकि वीडियो शेयर करने का अर्थ है कि आप जो जानते हैं, आपके पास जो ज्ञान है, अब वो दूसरे से शेयर कर रहे हैं। और इससे मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैं इतना मेहनत करके आपके लिए अगर ये वीडियो ला रहा हूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख रहे हैं। तो हमें भी एक इंकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर एक वीडियो में मैं कितना एफर्ट डालता हूँ चीज़ों को एक साथ इकट्ठे क्रमवार तरीके से बताना, जिससे कि आपको चीज़ें भी समझ में आसानी से आए और ज़्यादा दिनों तक भी याद रहे। इसके लिए काफ़ी एफर्ट लगता है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, और जितना ज़्यादा लोग इसे देखेंगे, मेरी भी ये कोशिश बनी रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपके पास वीडियो लेके आऊँ, जिससे कि आपका तैयारी जो है वो कंटिन्यूटी उसमें बना रहे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नॉलेज भी शेयर करेंगे और वीडियो भी शेयर करेंगे। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जैव विविधता के क्या महत्व हैं, इसके समक्ष क्या क्या संकट है, इसे भी हमने देखा था। साथ में इस संकट के क्या क्या कारण है उसको हमने देखा था, और इसके संरक्षण के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं उस पर हमने बात की थी। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने जैव विविधता पर अभिसमय, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को देखा था, और उसमें हम लोगों ने कार्टेजेना समझौता, नगोया प्रोटोकॉल और आइची लक्ष्य को पढ़ा था। आज हम लोग जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको देखेंगे, और जैव विविधता संरक्षण की क्या क्या विधि है, जैसे कि स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसको देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क क्या होता है, इसे देखेंगे।
वन जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं इसे पढ़ेंगे, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसे हम लोग जानेंगे। और साथ में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं उसे देखेंगे, और अंत में हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर इसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि भारत वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का एक हस्ताक्षर करता है, मीन्स सिग्नेटरी है। इसमें से कुछ सम्मेलन जो है कन्वेंशन, वो जैव विविधता पर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे हम लोग साइट्स कहते हैं, ये है। इस तरह से और भी काफ़ी सारे कन्वेंशन है जिसमें कि भारत जो है वो हस्ताक्षर करता है, उसका सिग्नेटरी है। पर अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हस्ताक्षर कर देने से ही क्या उस कन्वेंशन में जो बातें कही गई है उस देश में लागू हो जाती है, क्या बाध्यकारी हो जाता है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उस देश के द्वारा उस कन्वेंशन में कही गई बातों को लागू करने के लिए उसको रेटिफाई करना होता है, मीन्स रेटिफिकेशन करना होता है, अनुसमर्थन करना होता है। और रेटिफिकेशन के मूलतः दो तरीके हैं। ये है जस्ट आफ्टर साइनिंग और बाय मेकिंग लॉज। ठीक है, मीन्स अगर आप उस कन्वेंशन के डॉक्यूमेंट पे जो भी डॉक्यूमेंटेड हुआ था उसको हस्ताक्षर करते हैं तो उसको बाद में फिर आपको रेटिफाई भी करना होता है। और रेटिफाई करने के दो तरीके हैं, जस्ट आफ्टर साइनिंग और बाय मेकिंग लॉज। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि उस कन्वेंशन में कही गई बातों पर अपने देश में कोई अलग से कानून नहीं बनाते हैं। जिस समय वो हस्ताक्षर करते हैं उसी समय वो उसको रेटिफाई कर देते हैं, और जो भी बातें उस कन्वेंशन में निकल कर आई है, डॉक्यूमेंटेड हुई है, उस देश में वो लागू हो जाती है। पर भारत जैसा कई ऐसा देश है जो कि हस्ताक्षर करने के बाद उसको रेटिफाई करने के लिए अपने देश में उसी के अकॉर्डिंग, मीन्स कन्वेंशन में जो भी बातें कही गई है उसी के अकॉर्डिंग कानून बनाता है। जैसे आपने ये कोई बातें जो है वो इस कन्वेंशन में डॉक्यूमेंटेड हुई थी और आपने इस पर साइन किया तो ये आपके देश में लागू नहीं हो जाता है, आपको इसके लिए कानून बनाना होता है। और जब एक बार आप कानून बना देते हैं तो कहा जाता है कि यह आपने अब इस कन्वेंशन की बातों को रेटिफाई कर दिया है, और उसके बाद फिर इस कन्वेंशन में कही गई बातें आपके देश में लागू हो जाती है। तो इस तरह से दो तरीके हैं, एक है जस्ट आफ्टर साइनिंग और दूसरा है बाय मेकिंग लॉस, कानून बना के। तो भारत मूलतः ये जो कानून बनाने वाला तरीका है इसके द्वारा ही रेटिफिकेशन करता है, अनुसमर्थन करता है। पर इसमें भी इस कन्वेंशन के द्वारा कुछ छूट दी गई है। छूट ये दी गई है कि आप जब कानून बनाते हैं तो आपको ये नहीं कहा जाता है कि अब आप बाध्य हो गए हैं इस कन्वेंशन की कही गई बातों को लागू करने के लिए, आपको कुछ बफर टाइम दिया जाता है। बफर टाइम का अर्थ ये है कि एक बार जब कानून बना लेते हैं तो वो तुरंत आपके देश में लागू नहीं हो जाता है, कुछ समय दिया जाता है। मूलतः ये समय जो है 45 दिन, 60 दिन या 90 दिनों का होता है, और आपसे ये कहा जाता है कि आप देख लीजिए कि आपने जो कानून बनाया है क्या इसे लागू करना है कि नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि इसे लागू करना है तो 45 दिन या 60 दिन या 90 दिन जो भी टाइम दिया गया है आपको बफर टाइम, उसके बाद वो कानून आपके देश में लागू हो जाता है। तो बफर टाइम है कि कानून बनने के बाद लागू होने में लगने वाला समय। तो इस तरह से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बातों को भारत द्वारा या किसी देश के द्वारा लागू किया जाता है। आपको रेटिफाई करना होता है, रेटिफाई करने के बाद ही जो है वो आपके देश में लागू होता है। आपने बहुत सारे जगह पर पढ़ा होगा भारत ने इस वर्ष इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए, और फिर आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद आता है कि भारत ने अब इसे रेटिफाई भी कर दिया है। इसका अर्थ है कि भारत ने अब इस पर एक कानून बना दिया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत विश्व के 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में आता है। मीन्स पूरे विश्व की जैव विविधता का लगभग 7 से 8% यहाँ पाई जाती है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4% है, पर यही जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो 7 से 8% जैव विविधता भारत में पाई जाती है, जहाँ पौधों की जो प्रजातियाँ हैं वह 45,000 से भी अधिक है और जंतुओं की प्रजातियाँ 91,000 से भी अधिक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी विविधता भारत में पाई जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है कई पौधों और जानवरों का लुप्त होने का खतरा जो है वो सामने आ रहा है, और गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय और अन्य खतरे वाले जानवर हैं उसकी रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, कानून बनाए हैं और नीतिगत पहल अपनाई है। अब इसी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि भारत सरकार ने कौन कौन से कानून, कौन कौन से जो है नीति अपनाई है, जिससे कि
इस जैव विविधता को जो है संरक्षित किया जा सके। सबसे पहला है भारतीय वन नीति 1952, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। आज़ादी के पहले से ही यहाँ पर जो वनों को संरक्षित करने के लिए औपनिवेशिक काल से ही वन नीति बनाई गई थी। और ये जो वन नीति है, जो भारतीय वन नीति 1952 की मैं बात कर रहा हूँ, ये औपनिवेशिक काल में जो वन नीति चल रही है उसी का विस्तार है। और इसके अनुसार क्या कहा गया है कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का 1/3 मीन्स 33% पे जो है वो वन होना चाहिए। मीन्स वन आवरण का क्षेत्र जो है वो 33% तक कुल भूमि का होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। पर वर्तमान में अगर आप स्थिति देखें तो बस 21.67% ही इस पूरा जो क्षेत्रफल है भारत का, उस पे 21.67% पे ही वन है। और अगर ट्री के कवर को भी मिला लिया जाए, मीन्स वन के अलावा जो पेड़ पौधे और कहीं पाए जाते हैं, जैसे रेजिडेंशियल इलाके में, सड़क के किनारे, जहाँ जहाँ भी ट्री और पाए जाते हैं, अगर उसको भी हम फॉरेस्ट में ऐड कर लें तो ये परसेंटेज 24.56% के आसपास पहुँचता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी भी हम इस आंकड़े के काफ़ी पीछे हैं। मीन्स 33% होने की बात कही गई है भारतीय वन नीति 1952 में, पर अभी हमारा जो वन का परसेंटेज है वो 21.67% है। और इसमें अगर ट्री कवर को मिला लिया जाए तो ये अभी 24.56% है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये आंकड़ा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि वर्तमान में भारत में वन आवरण कितना है, तो आपका आंसर रहेगा 21.67%। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि ट्री कवर को भी मिला लिया जाए तो कितना है, तो आपका आंसर होगा 24.56%। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे मैंने रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया है, आप उसे ध्यान में रखेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है ये, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही ध्यान से आप इसे देखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा ये कहा गया है कि संरक्षित क्षेत्रों का जो है निर्माण किया जाएगा, किसके लिए? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। अब ये संरक्षित क्षेत्र क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो इसके अनुसूची 1 से 4 में जो भी जानवरों के नाम दिए गए हैं, अगर आप उसका शिकार करते हैं तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो आप इस अनुसूची को याद रखेंगे। अगर अनुसूची 1 से 4 तक वाले जीवों का आप शिकार करते हैं तो आपको सजा भी मिल सकती है, इसमें सजा का भी प्रावधान है। और मैंने भी जो कहा कि संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण का प्रावधान है, वो संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, मीन्स नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व। इसे हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे, आप बस इतना ध्यान रखिए अभी। अगला है जैव विविधता अधिनियम 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था, जिसमें कि एक अभिसमय जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को अपनाया गया था। इसमें जो बातें कही गई थी उसी के को पूरा करने के लिए, उसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। और इस अधिनियम में राज्यों को ये कहा गया था कि आपके पास ये पावर है, आपके पास ये अधिकार है, संप्रभु अधिकार है कि किसी भी जैविक संसाधनों को आप स्वयं के लिए उपयोग करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है राज्य सरकारें अपना कदम उठा सकती है, अपना नीति बना सकती है। और इस अधिनियम को 1 अक्टूबर 2003, कुछ प्रावधान इसके 1 अक्टूबर 2003 को लागू कर दिए गए थे और शेष प्रावधान जो है 1 जुलाई 2004 को लागू किए गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2003 और 2004 दोनों का जो है दोनों वर्ष सही रहेगा। 2003 में कुछ इसके प्रावधान जो है धाराएं लागू हो गई थी और शेष जो है 2004 में लागू हुई थी। अब हम लोग जैव विविधता अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान है उसको डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम है और पिछले वर्षों में एग्जाम्स में कई सारे सवाल इस अधिनियम पे बेस्ड आए हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। अधिनियम के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय एवं गैर जमानती रूप में निर्धारित किया गया है। कहने का अर्थ है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो जो भी अपराध इस अधिनियम के तहत बताए गए हैं वो सभी क्या है? संज्ञेय हैं और गैर जमानती हैं। मीन्स नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है। मीन्स खुद ब खुद जो है, जो भी इसका अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो उसको कॉग्निजेंस ले सकता है और ये अपराध क्या होंगे? नॉन बेलेबल होंगे। ठीक है। दूसरा है कि इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल
बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। जो अधिनियम में बातें हैं उसको लागू करने के लिए इस अथॉरिटी को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2003 में। ठीक है। अगला है कि अधिनियम में जैव संसाधनों तक पहुंच को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है। वो क्या क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर NBA नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, राज्य स्तर पे स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड और स्थानीय स्तर पे जैव विविधता प्रबंधन समितियां, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये स्थानीय स्तर पर है। तो इस तीनों स्तर के माध्यम से इस जो अधिनियम में जैव संसाधनों के पहुंच को रेगुलेट किया जाता है। अधिनियम की धारा 37 के तहत जो स्थानीय निकाय हैं उसके परामर्श से राज्य सरकारें जैव विविधता के जो क्षेत्र हैं उसको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है। मीन्स स्थानीय निकाय राज्य सरकार को परामर्श देगी और राज्य सरकार फिर उस परामर्श के अनुसार जो भी जैव विविधता के क्षेत्र होंगे उसको जैव विविधता विरासत स्थल मीन्स बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित कर सकती है। और ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा? ये सेक्शन 37। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि विरासत स्थल जो है जैव विविधता का वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है राज्य सरकार नोटिफाई करती है। तो धारा 37। अब अगला है कि जैव विविधता विरासत स्थल क्या होता है? तो यह ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें कि अनूठे सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि स्थलीय, तटीय या अंतर्देशीय जल मौजूद होते हैं। एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें जिसमें कि अनूठे जीव, सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें कि स्थलीय, तटीय और अंतर्देशीय तीनों शामिल होते हैं। ऐसे तंत्र को हम लोग जैव विविधता विरासत स्थल कहते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे कि ये विरासत स्थल कुछ ऐसा होता है जिससे कि आप लोग संजो के रखना चाहते हैं और वो आपके क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और यूनिक होता है। ठीक है। अब जैव विविधता के संरक्षण की विधि को देखते हैं कि क्या क्या मेथड है इस बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। पहले तो जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो जैव विविधता संरक्षण का जो आशय है वो क्या है? प्रकृति में उपस्थित जो जीव जंतु हैं या फिर अन्य जैव संसाधन है उसका संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है, जिससे कि पारिस्थितिकी संतुलन और मानव जीवन की जो आवश्यकता है उसकी आबाद आपूर्ति जो है ये बनी रह सके। तो इस आबाद आपूर्ति के बने रहने के लिए आपको जैव विविधता को संरक्षित करना जरूरी है। और इस संरक्षण की 2 विधियां हैं। वो कौन कौन सी विधि है? तो पहला है स्वस्थानीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा है बाय स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? इसमें हम लोग जो जीव जंतु या पेड़ पौधे, पादप या जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं उसको उसी स्थान पर संरक्षित रखते हैं। मीन्स जिस स्थान में वो निवास करते हैं, जिस स्थान में वो वास करते हैं उसी स्थान पर उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। अर्थात जब संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादपों को उन्हीं के प्राकृतिक आवासों में संरक्षित किया जाता है तो ऐसे इस संरक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। और ये बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है? कि जब कोई जीव जंतु या पादप को अपने प्राकृतिक आवास से निकालकर कहीं दूसरे जगह पर संरक्षित किया जाता है क्योंकि उसको अपने ही प्राकृतिक आवास में किसी चीज़ से खतरा होता है, तो ऐसे संरक्षण को हम लोग बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जब किसी प्रजाति के लिए अपने ही प्राकृतिक आवास में अस्तित्व का संकट पैदा हो जाता है तो उस प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर किसी विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है। तो इस विधि को हम लोग बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या है और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है। स्वस्थानीय मीन्स उसी के स्थान में संरक्षण और बाह्य स्थानीय मतलब उसके अपने स्थान से बाहर निकालकर कहीं और उसका संरक्षण। ठीक है। स्वस्थानीय संरक्षण को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हॉट स्पॉट और रिजर्व या प्रोटेक्टेड एरिया। हॉट स्पॉट हो गया आपका तप्त स्थल और रिजर्व और प्रोटेक्टेड एरिया हो गया आपका आरक्षित और संरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र में ये डिफरेंस है कि आरक्षित क्षेत्र या रिजर्व एरिया में जब तक आपको कोई अनुमति ना हो तब तक कोई भी मानव गतिविधि इस क्षेत्र में नहीं हो सकती है। मीन्स इस आरक्षित क्षेत्र में कोई भी मानव गतिविधि होने के लिए आपको अनुमति की आवश्यकता होती है। पर यहीं जो संरक्षित क्षेत्र होता है मीन्स प्रोटेक्टेड एरिया, इसका अर्थ ये है कि जब तक आपको मना न किया जाए तब तक आप वहाँ पर मानव गतिविधि कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर गतिविधि को रोकने के लिए मनाही की आवश्यकता होती है। मीन्स आप स्वतंत्र है करने के लिए जब तक कि आपको मना न किया जाए। पर रिजर्व एरिया में आपको यहाँ पर कुछ भी गतिविधि करने के लिए पहले आपको अनुमति या परमिशन की आवश्यकता होती है। यही दोनों में एक माइनर डिफरेंस है।
अब रिजर्व और प्रोटेक्टेड एरिया को हम लोग फर्दर 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र और सैक्रेड फॉरेस्ट या इसको पवित्र वन कहते हैं। तो इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप लोग अभी ध्यान में रखिए कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और सैक्रेड फॉरेस्ट, ये 4 प्रकार होते हैं रिजर्व और प्रोटेक्टेड एरिया के, और हम लोग आगे इसको डिटेल में और देखेंगे। 22 स्थानीय संरक्षण में हम लोग चिड़ियाघर, जीन बैंक या बीज बैंक, वनस्पति उद्यान और क्रायो प्रिजर्वेशन को रखते हैं। चिड़ियाघर तो आप जानते ही होंगे कि उस जो जीव जंतु होते हैं उसको अपने प्राकृतिक आवास से निकालकर कहीं और आप उसको संरक्षित रखते हैं, तो ऐसे जगह को हम लोग चिड़ियाघर जू कहते हैं। आपने बहुत सारा चिड़ियाघर देखा भी होगा। 22 स्थानीय संरक्षण में दूसरा है जीन बैंक और बीज बैंक। जीन बैंक, बीज बैंक इस तरह का है जैसे कि आप जानते होंगे ब्लड बैंक, उसी तरह से जीन बैंक और बीज बैंक होता है। जीन बैंक में जो जंतुओं का जो जीन होता है उसको हम लोग सुरक्षित रखते हैं, और बीज बैंक में विभिन्न पादपों का जो बीज होता है उसे हम लोग संरक्षित रखते हैं। वनस्पति उद्यान एक तरह का बॉटनिकल गार्डन होता है जहाँ की किसी खास तरह के वनस्पति को अलग से संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम लोग किसी पदार्थ को द्रव नाइट्रोजन में अत्यंत निम्न ताप, और ये निम्न ताप कितना के बराबर होता है, लगभग -196 डिग्री सेल्सियस पर, उस निम्न ताप पर उस पदार्थ को रखा जाता है ताकि जो उसकी उपापचय क्रियाएं होती है वो निलंबित रहे। मीन्स बाद में उसको आप दोबारा से उसको रिट्राइव कर सकते हैं। तो इस तरह के संरक्षण को हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। आप लोग क्रायो प्रिजर्वेशन में द्रव नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, और ये लगभग -196 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखा जाता है। ये 2 चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि द्रव नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है और लगभग -200 डिग्री सेल्सियस पे इसको प्रिजर्व किया जाता है। तो इस तरह से ये 22 स्थानीय संरक्षण का मुख्यतः 4 प्रकार है: चिड़ियाघर, जीन बैंक या बीज बैंक, वनस्पति उद्यान और क्रायो प्रिजर्वेशन। हम लोग यहाँ पर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, ठीक है। और ये सैक्रेड फॉरेस्ट बेसिकली ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, पवित्र वन होते हैं, जो कि हमारे संस्कृति या अध्यात्म के लिए बहुत ही उपयोगी वन होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे वनों को हम लोग पूजनीय स्थल मानते हैं, और हम लोग ये विश्वास करते हैं कि यहाँ पर देवी देवता निवास करते हैं। तो इस तरह का एक तरह से प्रिजर्वेशन भी हो गया उस क्षेत्र का, तो इसे भी हम लोग आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र में ही इंक्लूड करते हैं। तो ठीक है, हम लोग अब बारी बारी से देखते हैं नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इन सभी में अंतर क्या है। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, नेशनल पार्क पढ़ेंगे। यह एक विशेष प्रकार का क्षेत्र होता है जिसके द्वारा उस क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों तथा वनस्पतियों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। इस वर्ड पर आप गौर करेंगे कि सभी जीवों तथा वनस्पतियों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है, तथा ऐसे क्षेत्र में ऐतिहासिक भौगोलिक महत्व की किसी भी अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया जा सकता है। तो ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में किसी विशेष प्रकार के जीवों का संरक्षण नहीं किया जाता है। इस उद्यान में जितने भी जीव और वनस्पति रहते हैं उसका समान संरक्षण किया जाता है, ठीक है। इस वर्ड को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको कुछ देर के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। बस अभी जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखते चले जाएं। अंत में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दोनों में डिफरेंस जो है काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और फिर कभी आप उसे भूलेंगे भी नहीं। राष्ट्रीय उद्यान के कुछ प्रमुख बिंदु जो है उसे देखते हैं कि इसकी स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी कर सकती है। राज्य सरकार को अगर करना हो तो वो सेक्शन 35 के अंदर करेगी, और केंद्र सरकार को अगर करना हो तो ये सेक्शन 38 के अंदर करेगी। ये सेक्शन किसका है? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में राज्य सरकार को अगर नेशनल पार्क का स्थापना करना हो तो वो किस सेक्शन के अंदर करेगी? तो सेक्शन 35, और केंद्र सरकार को करना हो तो सेक्शन 38। अगला है कि यह पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होती है। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, नेशनल पार्क, वो पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होती है। किसी प्राइवेट प्लेयर का इसमें जो है पार्टिसिपेशन नहीं होता है। अगला है इसका सीमा जो है वो निर्धारित होती है। इसका सीमा निर्धारण स्पष्ट होता है कि कितने दूर तक इसका राष्ट्रीय उद्यान की जो बाउंड्री होगी वो पहले से निर्धारित होती है। किसी भी प्रकार के अधिवास मीन्स सेटलमेंट और मानव गतिविधि मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी की अनुमति इस राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है। मीन्स इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कोई भी आदमी, कोई भी आदिवासी क्षेत्र हो, आदिवासी हो, इसके अंदर जो है अधिवास नहीं कर सकता है, सेटलमेंट नहीं कर सकता है, या किसी भी तरह का जो गतिविधि होता है, मानव गतिविधि, चाहे वो चारागाह हो या फिर लकड़ी काटना हो, उसकी अनुमति नहीं होती है। आमतौर पर जनता के लिए खुला नहीं होता है। सरकार की विशेष अनुमति के साथ
कोई जो है यहाँ पर जा सकता है, पर आमतौर पर यह जनता के लिए, आम लोगों के लिए खुला नहीं रहता है। जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की भी मंजूरी इस राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है। विशेष प्रजातियों के लिए नहीं बनाया जा सकता है। मैंने बताया था कि इस राष्ट्रीय उद्यान में जितने भी प्रजाति होते हैं, चाहे वो जीव के हों, वनस्पति के हों, उसका जो संरक्षण होता है वो समान रूप से किया जाता है। किसी एक विशेष प्रजाति के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, सभी का जो संरक्षण समान रूप से किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य में नहीं बदला जा सकता है। मीन्स अगर आप चाहें कि जो है राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग अभयारण्य में बदल दें तो वो नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता है मैं आपको आगे बताऊंगा। आप बस इतना ध्यान रखें कि राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य में, मीन्स सेंचुरी में आप नहीं बदल सकते हैं। IUCN के संरक्षित क्षेत्रों की सूची में नेशनल पार्क को कैटेगरी 2 में रखा गया है। IUCN जो है संरक्षित क्षेत्रों की एक सूची निकालता है, ठीक है, उसके प्रबंधन के लिए, और उसी में अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि नेशनल पार्क को कैटेगरी 2 में रखा गया है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि IUCN के संरक्षित क्षेत्रों की सूची में नेशनल पार्क को कैटेगरी 2 में रखा गया है। कुछ और बातें करते हैं इसमें। अब जो मैं आपको बातें बताऊंगा नेशनल पार्क में, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। वर्तमान में इसकी संख्या 104 है और पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 43,716 वर्ग किलोमीटर के एरिया को यह घेरे हुए है। ये एरिया तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कितना परसेंटेज एरिया घेरा हुआ है वो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये कितना है, 1.33%। ठीक है, और ये डेटा कहाँ से लिया गया है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डाटाबेस, जो कि दिसंबर 2020 में, पिछले साल दिसंबर का डेटा है। ये घटता बढ़ता रहता है, तो आप इस साइट पे जाके आप देख लिया करें कि अभी वर्तमान में संख्या क्या है। वर्तमान में अभी ये 104 है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और झारखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला नेशनल पार्क। ये आप ध्यान में रखेंगे। और मध्य प्रदेश में टोटल कितना है, तो 11 है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और आपके झारखंड में एक है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है, ये देश का पहला नेशनल पार्क है और इसकी जो स्थापना है 1936 में की गई थी। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, पर 1956 में इस नाम को बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया था। जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे, पर बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध के तरह, और फिर इन्होंने जीवों का संरक्षण करना स्टार्ट किया और इनका जो जीवों के संरक्षण में योगदान को देखते हुए इनके नाम पर ये देश में पहला नेशनल पार्क का नाम इनके नाम पे रखा गया था। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिस चीज़ में वो नाम किए रहते हैं, पहले उसके उलट ही काम वो किए हुए रहते हैं। तो इस तरह से जिम कॉर्बेट भी पहले शिकार करते थे, लेकिन बाद में जीवों के संरक्षण पर उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि पहला नेशनल पार्क जो है उन्हीं के नाम पे रखा गया है। विश्व का पहला जो नेशनल पार्क है वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में। भारत के 9 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है दर्जा प्राप्त है, विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। ये कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, मानस नेशनल पार्क असम, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड, नॉर्केक नेशनल पार्क मेघालय, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो ये 9 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिसको कि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है वो दर्जा प्राप्त है। टोटल 104 नेशनल पार्क याद रखना पाना तो बहुत ही मुश्किल है। आप अपने जो स्टेट है उसके बारे में आप ध्यान में रखें, साथ में यूनेस्को के द्वारा जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, ये 9 ऐसे हैं, इसको आप ध्यान में रखें। और ये किस राज्य में है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, असम। या हो सकता है कि आपको मैच करने के लिए दे दिया जाए कि 4 पार्क का नाम इधर लिख दिया जाए और 4 स्टेट का नाम इधर लिख दिया जाए, और आपसे मैच करने के लिए पूछा जाए कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो आपको ये ध्यान में रहेगा, तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग वन्य जीव अभयारण्य, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको देखते हैं कि किसे हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य किसे कहते हैं। तो यह एक विशेष प्रकार का क्षेत्र होता है जहाँ वन्य जीव, जानवर या पक्षी दोनों इसमें शामिल होते हैं, का आबाद रूप से विचरण कर सकते हैं, एवं जिसका संरक्षण सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा किया जाता है। वन्य जीव अभयारण्य में प्रायः लुप्तप्राय प्रजातियों को उनके ही प्राकृतिक आवास में विशेष रूप से निगरानी की जाती है, जिससे कि उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो वन्य जीव अभयारण्य है वो किसी खास प्रजाति, चाहे वो जानवर का हो या पक्षी का हो, उसके संरक्षण के लिए बनाया जाता है। जबकि नेशनल पार्क क्या था कि उस नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले जितने भी वन्य जीव हों या पादप हों उनका सामान्य रूप से जो संरक्षण होता था। पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी एक प्रजाति के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा इसका रहता है कि उसका संरक्षण ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सके। तो एक जो मौलिक अंतर है वो आप समझ पाए होंगे कि नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य में एक मौलिक अंतर क्या है। जो नेशनल पार्क है वो समान रूप से संरक्षण की बात करता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी एक प्रजाति के ऊपर इसका ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु को देखते हैं। इसकी भी स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत राज्य सरकार या केंद्र सरकार कर सकती है। राज्य सरकार को करना हो तो सेक्शन 18 के तहत करेगी और केंद्र सरकार को करना हो सेक्शन 38 के अंतर्गत करेगी। इसका संचालन सरकार के साथ साथ निजी संगठन द्वारा भी की जाती है। मीन्स प्राइवेट ओनरशिप भी इसमें अलाउड है। मीन्स जरूरी नहीं है कि ये सरकार के द्वारा ही संचालित हो। हाँ, इस एक्ट के अधिनियम में कही गई बातों को जरूर फॉलो किया जाएगा, पर इसका जो ऑनरशिप है उस एक्ट में ही दिया गया है कि कैसे उसका ऑनरशिप जो है कोई प्राइवेट मेंबर ले सकता है और इसमें प्राइवेट ऑनरशिप भी अलाउड है। मीन्स आप भी चाहें तो कोई वन्यजीव अभयारण्य आप अपना चला सकते हैं, अपना बना सकते हैं, पर आपको ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कही गई बातों को ध्यान में रखना होगा। इसकी कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं होती है। जिस तरह से नेशनल पार्क का एक डिफाइंड बाउंड्री होता था कि हाँ इतने क्षेत्र तक की राष्ट्रीय उद्यान सीमित रहेगा, वैसा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में सही नहीं है। इसके लिए कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। हाँ, एक एरिया इसका जरूर डिफाइंड होता है कि हाँ इस एरिया में वन्यजीव अभयारण्य है, इस पर कोई स्पष्ट सीमा कि हाँ इसके बाद जो है ये वन्यजीव अभयारण्य नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी अलाउ किया गया है, इसीलिए इसका सीमा जो है वो निर्धारण करना जो है वो संभव नहीं था। तो इसके लिए इसका कोई स्पष्ट सीमा जो है वो निर्धारित नहीं होती है। किसी भी प्रकार के अधिवास में सेटलमेंट की अनुमति इसमें नहीं होती है, पर मानव गतिविधि जो है उसकी अनुमति होती है। मीन्स आप वन्यजीव अभयारण्य में जाके जो है सेटल नहीं कर सकते हैं, अधिवास नहीं कर सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो पर्यटन के लिए यहाँ जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, देखने के लिए जा सकते हैं। जो भी जीव जंतु वहाँ पाए जाते हैं उसे देखने के लिए आप जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो जंगल सफारी वगैरह होता है बेसिकली वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही आप घूमने के लिए जाते हैं। अब जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की मंजूरी इसमें होती है। विशेष प्रजातियों के लिए बनाया जा सकता है। मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली किसी विशेष प्रजातियों के लिए ही है कि उसको संरक्षण ज़्यादा प्रदान किया जा सके, पर उस प्रजाति के अलावा भी बहुत सारे अन्य प्रजाति भी वहाँ मौजूद होती है। तो इसलिए कहा गया है कि विशेष प्रजातियों के लिए बनाया जा सकता है। अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा सकता है। अगर आप चाहें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है राष्ट्रीय उद्यान में आप बदल सकते हैं। IUCN के संरक्षित सूची में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कैटेगरी 4 में रखा गया है। मैंने बताया था कि IUCN जो है किसी क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए अलग अलग तरह की श्रेणी में उसे विभक्त करता है, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इसके कैटेगरी श्रेणी 4 में रखा गया है। अब ये जो मैंने बताया आपको, अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य में नहीं बदला जा सकता है। इसका सिंपल सा अर्थ है कि मान लीजिए कि ये आपका नेशनल पार्क है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बाउंड्री लिमिट है और यहाँ पर किसी भी तरह का सेटलमेंट जो है वो अलाउड नहीं है। ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर अंदर में जो है आपका सेटलमेंट तो अलाउड नहीं है, पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है। अगर यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष को, मान लीजिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इतने क्षेत्र को आप संरक्षित करना चाहते हैं सभी प्रजाति के लिए, और यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हाँ कि यहाँ पर जो है किसी तरह का मानव एक्टिविटीज़ जो है गतिविधि नहीं होगी, ना सेटलमेंट होगा, तो एक तरह से आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या किया आपने, नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया। पर नेशनल पार्क को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसलिए तब्दील नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके लिए आप इसके बाउंड्री को बड़ा नहीं कर पाएंगे। बाउंड्री को बड़ा नहीं कर पाएंगे मीन्स क्योंकि इसके बाहर जो लोग निवास कर रहे होंगे फिर उसको आप कहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे में नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदलना मुश्किल है क्योंकि उसके बाउंड्री को आपको इनलार्ज करना होगा। पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप नेशनल पार्क में इसलिए बदल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर के ही एरिया को आपको लेना है। इसके लिए आपको एरिया को इनलार्ज नहीं करना है, उसको श्रिंक करना है, मीन्स छोटा करना है, एक लिमिटेड एरिया को डिफाइन कर देना है नेशनल पार्क के रूप में। तो इसीलिए इससे ये पॉसिबल है, पर इससे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पॉसिबल नहीं है। कुछ और बातें देखते हैं इसमें कि वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 566 है। पूरे देश में 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
जो कि 1,22,420 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। परसेंटेज में देखें तो यह है 3.72%। तो इस परसेंटेज को आपको याद रखना है, इस पूरा एरिया को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने % एरिया में आपका वन्यजीव अभयारण्य है, तो आपका आंसर क्या होगा? 3.72%। ये डेटा मैंने कहाँ से लिया है? नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस से लिया है और ये दिसंबर 2020 तक का अपडेटेड डेटा है। आप बीच बीच में इस साइट को विजिट करते रहें और जो भी आपका रिसेंट डेटा है उसे आप अपने कॉपी में अपडेट कर लें। अभी फिलहाल जो है ये 566 वन्यजीव अभयारण्य पूरे देश में है। अगला है सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान एवं निकोबार में है। कितना है? 96। और झारखंड में 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। झारखंड में कौन कौन सा है वो आपके लिए जानना जरूरी है, उसे देखते हैं। दालमाव वन्यजीव अभयारण्य जमशेदपुर यहाँ पर है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हजारीबाग में है। महुआ डांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लातेहार में है। पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पलामू में है। कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लवालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चतरा में है। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुमला और समडेगा डिस्ट्रिक्ट में है। पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गिरिडीह में है। तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धनबाद में है। और उधवा लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साहिबगंज में है। यहाँ पर जो ऐसा नाम हो जिससे कि नाम से ये पता नहीं चल रहा हो कि वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, उसको आप ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लिख दिया है, जैसे कि महुआ टांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आप याद रखेंगे कि ये लातेहार में है। अब हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा क्योंकि आप नाम से स्पष्ट है कि ये हजारीबाग में होगा। उसी तरह गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आप गेस कर सकते हैं पर इसका पूछने का चांसेस है। उसी तरह से तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? तो धनबाद में है। तो ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आप नाम ध्यान में रखेंगे जिसके कि नाम से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इस तरह से 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है। वेदांतगल झील पक्षी वन्यजीव अभयारण्य ये तमिलनाडु में है और ये देश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है और इसको 1936 में नामित किया गया था। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि देश का पहला जो वन्यजीव अभयारण्य है वो वेदांतगल झील पक्षी वन्यजीव अभयारण्य जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। अब हम लोग राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है उसको देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस अंतर को देखने के बाद आपका दोनों जो है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और वन्यजीव अभयारण्य किसे कहते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों तथा वनस्पतियों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। वहीं वन्यजीव अभयारण्य में जो संरक्षण होता है वो जानवर या पक्षी का होता है। मीन्स जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान में जीवों के साथ साथ वनस्पतियों का भी संरक्षण किया जाता था, वहीं वन्यजीव अभयारण्य में सिर्फ वन्यजीव का संरक्षण किया जाएगा जिसमें कि जानवर और पक्षी शामिल होंगे। इसमें वनस्पतियों का संरक्षण के लिए जो है प्रयास नहीं किया जाता है या फिर किसी एक विशेष जाति का संरक्षण के ऊपर इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, दोनों में मूलभूत अंतर यही है कि राष्ट्रीय उद्यान में समान रूप से सभी चीज़ों का, चाहे वो जीव हो वनस्पति हो, उसका संरक्षण होता है। वन्यजीव अभयारण्य में सिर्फ वन्यजीव का, जिसमें कि जानवर और पक्षी शामिल होते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है और किसी एक विशेष जाति का संरक्षण के लिए खास ध्यान दिया जाता है। इसमें पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें सरकार के साथ साथ निजी संगठनों का भी नियंत्रण होता है। इसका सीमा जो है वो निर्धारित होती है, इसकी सीमा निर्धारित नहीं होती है। किसी भी प्रकार के अधिवास मिस सेटलमेंट व मानव गतिविधि की अनुमति राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है, जबकि वन्यजीव अभयारण्य में अधिवास की अनुमति तो नहीं होती है पर मानव गतिविधियों की अनुमति होती है। जैसे कि लोग पर्यटन के लिए जा सकते हैं पर शिकार नहीं कर सकते। आप पर्यटन के लिए जाइए पर आपको शिकार नहीं करना है, आप घूमने फिरने के लिए वहां के वन्यजीव अभयारण्य को देखने के लिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही सुरक्षित होते हैं और इसके नियम भी कड़े होते हैं। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य में जो सुरक्षा होती है वो राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि आप देख ही पा रहे होंगे जब मानव गतिविधि की अनुमति नहीं है तो वहाँ का जो सुरक्षा होगा वो वैसे ही कड़ा होगा। पर वन्यजीव अभयारण्य में मानव गतिविधि मीन्स पर्यटन को अलाउ किया गया है तो सुरक्षा नेशनल पार्क की तुलना में थोड़ी कम होती है। यदि आपकी ज़मीन पर राष्ट्रीय उद्यान बनता है तो सरकार पहले ही आपसे ज़मीन का हिसाब किताब कर लेगी। मीन्स अगर किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, उस क्षेत्र में आपकी ज़मीन पड़ रही है तो सरकार पहले ही आपसे ज़मीन का हिसाब किताब कर लेगी, आपसे ले लेगी और उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित करेगी उस जगह को। लेकिन वन्यजीव अभयारण्य में अगर आपकी ज़मीन पर वो बनता है तो ज़मीन आपकी ही रहेगी, लेकिन वन्यजीव अभयारण्य के जो भी नियम है उसका आपको पालन करना होता है।
इसमें सरकार जो है आपकी ज़मीन को लेती नहीं है, पर वन्य जीव अभयारण्य के तहत जो भी प्रोविजंस है उसके तहत जो भी नियम है उसका आपको पालन करना होता है, और जो भी उसके अंतर्गत जो भी मुआवजा वगैरह होता है, जो भी प्रोविजंस इस एक्ट के अंदर है वो आपको दिया जाता है, पर ज़मीन आपकी ही रहती है। जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की मंजूरी इस राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है, जबकि वन्यजीव अभयारण्य में जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की मंजूरी होती है। विशेष प्रजातियों के लिए नहीं बनाया जा सकता, सभी प्रजातियों का संरक्षण समान रूप से होता है, जबकि वन्यजीव अभयारण्य को किसी विशेष प्रजाति के लिए भी बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य में नहीं बदला जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेशनल पार्क है उसके क्षेत्र को इनलार्ज करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जबकि अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा सकता है। ऐसे में उसके क्षेत्र को श्रिंक करना होगा और उस अभयारण्य के अंदर किसी क्षेत्र को आप राष्ट्रीय उद्यान में बदल सकते हैं, तो ये इसमें पॉसिबल है। IUCN के संरक्षित सूची में यह कैटेगरी 2 में आता है, जबकि IUCN के संरक्षित सूची में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी 4 में आता है। तो इन सभी अंतर से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि नेशनल पार्क किसको कहते हैं और वन्यजीव अभयारण्य किसको कहते हैं। दोनों में जो मौलिक अंतर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें जीवों के साथ साथ वनस्पति को भी इंक्लूड किया जाता है, जबकि वन्यजीव अभयारण्य में सिर्फ वन्यजीव के ही संरक्षण पर जोर दिया जाता है, उसमें भी किसी खास प्रजाति के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं उसे देखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व आपका जो नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इससे भी एक ब्रॉड एरिया होता है, इससे भी एक ब्रॉड रेंज होता है। इसको थोड़ा देखते हैं कि क्या है ये। बायोस्फीयर रिजर्व देशों द्वारा स्थापित स्थल है जिसकी स्थापना एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र या वनस्पति और जीवों की सुरक्षा और पोषण के लिए की जाती है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी सजीव घटक शामिल होते हैं, चाहे वो जंतु हो, पादप हो, जंतु के अंतर्गत जो है जानवर हो, पक्षी हो, या फिर अन्य सजीव घटक जैसे कि कवक हो, फंगी हो, कुछ भी हो जिसमें कि जान होता है, तो ऐसे जीवों की संरक्षण की आवश्यकता होती है पारिस्थितिकी तंत्र को मेंटेन करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग उस पारिस्थितिकी तंत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं। इसमें आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली को भी संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है तथा कृषिगत पौधे, ऐसे पौधे जिसको कि आप लोग लगा के कृषि पैदावार करते हैं, या फिर जानवरों को भी शामिल किया जा सकता है, इसमें गांव भी शामिल हो सकता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए काम किया जाता है। उस पारिस्थितिकी तंत्र में हर चीज़ शामिल हो सकते हैं, जीव हो, जंतु हो, सजीव घटक हो, या फिर पारंपरिक जीवन शैली आदिवासियों की हो, कृषिगत पौधा या जानवर हो, या फिर छोटे मोटे जो गांव है वो भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, वस्तुतः कोई शहर जो है इस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल नहीं होगा, क्योंकि एक बार शहर को आप इंक्लूड कर लेंगे तो वैसे भी पारिस्थितिकी तंत्र को बर्बाद कर देगा। तो छोटे मोटे गांव जो है, रूरल एरिया है, वो पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हो सकते हैं, जिसको क्या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1971 के यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम MAB कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है। जैसे कि आपने देखा कि राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके द्वारा की जाती है, पर इसके लिए किसी एक्ट का प्रावधान नहीं किया गया है। ये यूनेस्को का 1971 का 1971 का एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है। वर्तमान में जैव मंडल रिजर्व की संख्या पूरे विश्व में 129 देशों में 714 तक पहुंच गई है। 129 देशों में बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है, जिसकी की कुल संख्या अगर देखें तो वो 714 तक है, और भारत में वर्तमान संख्या कितनी है? 18 है, और इस 18 में से 12 को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब ये क्या चीज़ है? तो इस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत कोई भी देश अपने क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित कर सकता है, बना सकता है, पर जरूरी नहीं है कि जिस भी क्षेत्र को उसने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है वो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यूनेस्को का ये कहना है कि आप बायोस्फीयर रिजर्व बनाइए, अब उसके बाद मैं उसका परीक्षण करूंगा, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि जो है हाँ आपने जो भी मापदंड दिए गए थे उस मापदंड के हिसाब से आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सटीक बैठता है, तो मैं उसको मान्यता दूंगा। तो इस तरह से भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें कि 12 को यूनेस्को के द्वारा क्या है मान्यता दे दिया गया है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, जिसका कि क्षेत्र तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक इन तीनों राज्य में आता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र कितना विशाल होता है। ठीक है, कि ये 3 राज्य में फैला हुआ है। अगर एरिया की दृष्टि से देखा जाए
तो गुजरात का जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है वो सबसे ज़्यादा एरिया में है, मीन्स लार्जेस्ट एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भारत का। और सबसे स्मॉलेस्ट एरिया का देखा जाए तो असम का जो है डिब्रू सेखौवा बायोस्फीयर रिजर्व वो सबसे छोटे एरिया में विस्तृत है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा एरिया कच्छ गुजरात, सबसे छोटा डिब्रू सेखौवा और पहला नीलगिरी जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में फैला हुआ है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है, मीन्स भारत के द्वारा जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है उसमें नवीनतम जो है सबसे लेटेस्ट वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे कि 2011 में अधिसूचित किया गया था, नोटिफाई किया गया था। पर यूनेस्को के द्वारा इसको 2020 में मीन्स पिछले साल इसको मान्यता दी गई है। तो सबसे लेटेस्ट मान्यता मिलने वाला भी पन्ना है और सबसे लेटेस्ट जो बनाया गया है वो भी पन्ना ही है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। बहुत जगह ये कन्फ्यूजन होता है कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये नवीनतम है पर पता नहीं इसे यूनेस्को का दर्जा मिला है कि नहीं, यूनेस्को द्वारा मान्यता मिला है कि नहीं। तो हाँ, इसे यूनेस्को के द्वारा ही मान्यता मिल गया है। पन्ना के बाद किसी और बायोस्फीयर रिजर्व का को जो है भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। ठीक है, पाइपलाइन में काफ़ी सारे भी हैं पर अभी लेटेस्ट जो है वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको कि 2011 में अधिसूचित किया गया था और पिछले साल इसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता मिल गया। अब हम लोग जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की संरचना कैसी होती है उसे देखेंगे। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे अंदर का जो पार्ट होता है इसको हम लोग कोर एरिया कहते हैं। जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये कोर एरिया है। इसके बाहर का क्षेत्र को हम लोग बफर जोन कहते हैं, जिसको जो कि ब्लू एरिया में दिखाया गया है। और जो लाइट ब्लू है इसको हम लोग ट्रांजिशन एरिया कहते हैं। तो 3 तरह के एरिया में डिवाइड रहता है और तीनों एरिया का अपना अपना महत्व है, उसको हम लोग देखते हैं। जो कोर एरिया है वो सबसे ज़्यादा संरक्षित क्षेत्र होता है और इसमें स्थानिक पौधे और जानवर हो सकते हैं। मीन्स जो ये हरा कलर का है, ग्रीन कलर का है, इसमें स्थानिक पौधे और जानवरों को संरक्षित किया जाता है, सबसे ज़्यादा संरक्षित एरिया होता है। और इसमें किसी भी तरह का जो एक्टिविटीज़ है, चाहे वो ह्यूमन सेटलमेंट हो, टूरिज्म हो, रिसर्च हो या फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो, वो अलाउड नहीं है। हाँ, कुछ हद तक जो है आपका अनुसंधान प्रक्रिया जो है वो अलाउड किया जाता है, पर इस कंडीशन के साथ कि जो प्राकृतिक क्रियाएं और वन्यजीवों को वो प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ अनुसंधान मीन्स रिसर्च कर सकते हैं इस एरिया में, ग्रीन वाले एरिया में, पर इस कंडीशन के साथ कि यह अनुसंधान जो है किसी तरह की प्राकृतिक क्रियाओं को या जो यहाँ रहने वाले जो वन्य जीव हैं इस एरिया के अंदर इसको प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो ब्लू वाला एरिया है ये आपका बफर एरिया है, बफर क्षेत्र है। इस एरिया में कुछ एक्टिविटीज़ को अलाउ किया गया है, कुछ गतिविधि को जो है परमिट किया गया है, पर इस कंडीशन के साथ कि वह पूर्णतया नियंत्रित होगी और गैर विध्वंसक होगी। किसी तरह का जो है विध्वंस ना हो, यहाँ के जो जीव जंतु हैं, पादप है, उसको नष्ट ना करे। और कौन कौन सा चीज़ अलाउड है तो आप देख लीजिए। यहाँ पर ये बुक बना हुआ है, बुक किसको बता रहा है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अलाउड है। ये घर बना हुआ है मीन्स ह्यूमन सेटलमेंट जो है ये अलाउड है। इस तरह का एक टेंट बना हुआ है मीन्स टूरिज्म भी अलाउड है। और रिसर्च का काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, पर कंडीशन यही है कि ये पूरी तरह से नियंत्रित होनी चाहिए। किसी तरह का जो है विध्वंस, किसी तरह का जो है हार्म जो है यहाँ के फ्लोरा और फौना को आप नहीं पहुँचाएंगे। उसके बाद वाला जो एरिया है ये लाइट ब्लू कलर का, इसको हम लोग ट्रांजिशन एरिया कहते हैं। यह सबसे बाहरी हिस्सा होता है और यह सहयोग का क्षेत्र होता है। सहयोग का क्षेत्र क्या होता है कि यहाँ मानव उद्यम और संरक्षण सद्भाव से किए जाते हैं। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकता है, लोग निवास भी करते हैं, आदिवासी लोग यहाँ निवास भी करते हैं, चारागाह के लिए अपने पशु पक्षियों को यहाँ पर चरा भी सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है छूट की सीमा जो है उसको बढ़ा दी गई है। आप बहुत सारी गतिविधि को यहाँ पर कर सकते हैं और इसमें कुछ बस्तियाँ भी शामिल हो सकती है, कुछ बस्ती भी, कुछ गांव भी बसे रह सकते हैं। मनोरंजन के लिए जो है कुछ क्षेत्र भी आप घोषित कर सकते हैं जहाँ पर कि मनोरंजन हो, पर्यटन आप कर सकते हैं, कुछ फसलें भी उगा सकते हैं। तो इस तरह से जो रेस्ट्रिक्शन का जो दायरा है उसको और थोड़ा जो है यहाँ पर ढीला कर दिया गया है, मीन्स थोड़ा और लिबरलाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से 3 क्षेत्र हो गया, कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया। इसमें रिस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा, इसमें रिस्ट्रिक्शन थोड़ा कम रहेगा और इसमें रिस्ट्रिक्शन सबसे कम रहेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 3 तरह के एरिया में बटा हुआ रहता है और इस तरह से उसको हम लोग बाइफर्केट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर को देखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? शिकार और प्राकृतिक निवास स्थान के नुकसान के कारण 1970 के दशक में भारत में 2000 से भी कम बाघ शेष बच गए थे। इसीलिए वर्ष 1973 में भारत सरकार ने बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया और प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक संरक्षण योजना शुरू की।
ठीक है, जिसके तहत बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि बाघ को जो है राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था, 1973 में, और इसके बाद ही प्रोजेक्ट टाइगर नाम का एक जो अभियान चलाया गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि 1970 के दशक में देखा गया था क्योंकि जो बाघों की संख्या है वो 2000 से भी कम हो गई है, तो इसको संरक्षित करने की काफ़ी आवश्यकता प्रतीत हुई और इसी के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नाम का अभियान शुरू किया गया और बाघों को संरक्षित करने की कोशिश की गई। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है जिसके लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। मीन्स संरक्षण तो राज्य सरकार के द्वारा ही करना है, पर जो सहायता है, केंद्रीय सहायता, वो इस मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। ठीक है, बीते कुछ वर्षों में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम लोग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहते हैं, के प्रयासों के फलस्वरूप बाघ संरक्षण की दिशा में वांछित कार्य किया गया है। मीन्स इस अथॉरिटी ने काफ़ी सारे ऐसे काम किए हैं जिससे कि बाघ को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सके और इसके प्रयासों से इस दिशा में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट भी आया है और बाघों की संख्या में हमें वृद्धि भी देखने को मिलती है। ये NTCA जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है, इस NTCA के अध्यक्ष, इस पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि NTCA का अध्यक्ष कौन होता है, तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। NTCA की स्थापना 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ही की गई थी। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसी के अंतर्गत 1906 में NTCA की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि जो एक्ट है 1972 का, ये कितना महत्वपूर्ण एक्ट है, ये कितने कितने चीज़ों का प्रावधान इसने किया हुआ है, नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, NTCA का। तो इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस ऐसे कर दिए गए थे जिससे कि जो हमारा जैव विविधता है उसको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट किया जा सके। NTCA के अनुशंसा पर ही राज्य किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित करते हैं। ठीक है, प्रारंभ में इसके अंतर्गत 9 टाइगर रिजर्व थे जिनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। तो इस नंबर को आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में टाइगर रिजर्व की कुल कितनी संख्या है, 50 है। देश में प्रत्येक 4 वर्ष में NTCA द्वारा पूरे भारत में बाघों की जनगणना की जाती है। तो बाघों की जनगणना किसके द्वारा की जाती है, NTCA में, और इसका ड्यूरेशन क्या होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में। इस प्रकार का आयोजन सर्वप्रथम 2006 में किया गया था। जिस समय इसका फॉर्मेशन हुआ था NTCA का, उसी समय इसने पहली बार बाघों की संख्या को काउंट किया था। सर्वेक्षण के अनुसार, जो सर्वेक्षण NTCA के द्वारा किया जाता है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वो 526 है और कर्नाटक में 524 है। मीन्स देश में सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं और उसके बाद जो नंबर है वो कर्नाटक का है। एक और चीज़ देखा गया है कि जो लेटेस्ट सर्वेक्षण हुआ था 2018 में, उसमें यह पाया गया था कि जो 3 टाइगर रिजर्व हैं, जो पहला बक्सा वेस्ट बंगाल में, दूसरा डंपा मिजोरम में और तीसरा पलामू झारखंड में, यहाँ बाघों की संख्या जो है वो बिल्कुल विलुप्त हो गई है, मीन्स शून्य हो गई है। एक भी बाघ इस टाइगर रिजर्व में नहीं पाए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि 3 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहाँ की बाघों की संख्या बिल्कुल भी नहीं है, शून्य है, विलुप्त हो चुकी है। कौन कौन सा है, बक्सा वेस्ट बंगाल, डंपा मिजोरम और पलामू झारखंड। जो सर्वेक्षण किया गया था पहली बार 2006 में, तो ये देखा गया था कि बाघों की संख्या उस समय 1411 थी। अगले 4 वर्षों के बाद, मैंने कहा था कि हर एक 4 वर्षों में सर्वेक्षण किया जाता है, तो 2010 में दूसरा सर्वेक्षण हुआ था। उस समय इसकी संख्या कुछ बढ़ी थी और ये 1701 हुई थी। उसका जो अगला सर्वेक्षण किया गया था 2014 में, उसमें पाया गया था कि संख्या में थोड़ी और बढ़ोतरी हुई और ये 2226 तक पहुंच गई। और जो लेटेस्ट सर्वेक्षण 2018 में हुआ था उसमें बाघों की संख्या पाया गया कि लगभग 3000 के करीब पहुंच चुकी है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बाघों के संरक्षण की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी हद तक जो है फ्रूटफुल नज़र आ रहा है और इसकी संख्या में जो क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। अगला सर्वेक्षण कब होगा, 2022 में। मैंने कहा कि 4 वर्षों में ये सर्वेक्षण होता है, 2018 में हुआ था, अब 2022 में होता है। तो हमें ये देखना है कि 2022 में इसकी संख्या बढ़कर कितनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया। इस पूरे टॉपिक पे जो भी MCQs बनेंगे उसको मैं आपके सामने लेके आऊँगा, पर इसके लिए आपको इस वीडियो को, जितने भी वीडियो 6 पार्ट में आए हैं, उसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप इस चैनल को भी अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच नहीं पाएगा
और मेरा ये पूरा एफर्ट लगा के ये वीडियो बनाना वो एक तरह से व्यर्थ चले जाएगा अगर कुछ ही लोग इसको देख रहे होंगे तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो है वीडियो पहुँचे। आप इसको शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल नंबर जब व्यूज़ का आएगा उसके बाद ही मैं इसके MCQs को रिलीज़ करूंगा, जिससे कि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसलिए आप शेयर करें, दोस्तों को बताएं, जितने भी आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वहां पर इस वीडियो को आप शेयर करें। अब सेक्शन H का नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या लेना चाहिए, आप खुद ही जो है कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट करें। आपके सजेशन के ही अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे हम लोग शुरू करेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक यही था इन्वायरमेंट का। इसके बाद जो भी टॉपिक बचे रह गए हैं वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 2-3 वीडियो हर एक टॉपिक में लगेगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो बस हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि प्री के साथ साथ हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच भी होना चाहिए, जिससे कि हम लोग मेंस में और इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। सिर्फ हम लोग वन लाइनर के तरह जो है टॉपिक को पढ़ के ख़त्म नहीं करेंगे, जैसे कि और लोग यूट्यूब पे आपको बता रहे हैं, वैसे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग ये होलिस्टिक अप्रोच लेके पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन उससे बन पा रहे होंगे उसका प्रैक्टिस करेंगे और फिर इस तरह से अपने टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले क्लास में।